ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता के बाद आसियान के सबसे इंपॉर्टेंट देशों में से एक इंडोनेशिया ने भारत से कौन सी डील की रिक्वेस्ट की है जिससे ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का रुतबा और भी बढ़ सकता है। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ में मलक्का स्ट्रेट में भारत को चाइना के ऊपर कौन सा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रिटेन से भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज आ रही है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डालने के बाद भारत ने अचानक बगलियार डैम से फ्लड गेट्स खोलकर पाकिस्तान को कौन सी स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करने की कोशिश की है, उस पर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बारे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया में प्रेजेंट हैं और वहां से कुछ बड़े एग्रीमेंट और बड़ी डील साइन होने की न्यूज आ रही है। रॉयटर्स और कई सारे लीडिंग मीडिया चैनल्स ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट की है। सबसे पहली न्यूज आ रही है कि इंडोनेशिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने के साथ साथ अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल भी परचेज करने का फैसला किया है। दरअसल पिछले साल 2025 में जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी मेड इन इंडिया अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था, जिन्होंने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के सामने रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिखाई थी। अस्त्रा एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसको भारत ने तेजस फाइटर जेट, सुखोई Su-30 MKI और इंडियन नेवी के डेक बेस्ड MiG-29 फाइटर जेट्स के ऊपर भी इंटीग्रेट किया है। इंडोनेशिया भी इस समय सुखोई Su-30 इस्तेमाल कर रहा है जो उन्होंने रशिया से परचेज किए थे। उनमें भारत की अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल इजीली इंटीग्रेट हो सकती है। इंडोनेशिया ऑपरेशन सिंदूर में अस्त्रा मिसाइल की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो गया है, इसलिए इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ अस्त्रा मिसाइल की भी डील साइन करना चाहता है। ये डील साइन होने के बाद भारत ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पोजीशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट की क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी और दुनिया के बाकी देशों को भी मैसेज आएगा कि भारत की मिसाइल अब कॉम्बैट प्रूवन है और भारत के अलावा और भी देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट देश माना जाता है। अगर इंडोनेशिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के साथ जुड़ता है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता है, तो डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से इस चीज के भारत को काफी सारे बेनिफिट्स होंगे। डिफेंस के साथ साथ न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट में भारत और इंडोनेशिया ने अपने पेमेंट सिस्टम नेटवर्क को इंटीग्रेट करने का एग्रीमेंट साइन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही ज्वाइंट स्टेटमेंट में इसकी अनाउंसमेंट की है और कहा है कि जल्द भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम इंडोनेशिया में एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद आप जीपे, फोन पे इस तरह की एप्स का इस्तेमाल कर इंडोनेशिया के अंदर भी स्कैन कर पेमेंट कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है वो इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को लेकर। मैप में आप इस पोर्ट की लोकेशन देख सकते हैं। ये पोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट की लोकेशन से 100 माइल्स की दूरी के ऊपर है, यानी कि भारत के काफी क्लोज है। अब ये जो इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट है, ये मलक्का स्ट्रेट के ठीक मुहाने के ऊपर सिचुएटेड है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और इंडोनेशिया ने इस सबांग पोर्ट को ज्वाइंटली डेवलप करने का एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद अब इस पोर्ट का भारत को भी एक्सेस मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये है कि भारत की प्रेजेंस चाइना के लिए सबसे बड़े चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट के ऊपर आ जाएगी। चाइना के ट्रेड के ऊपर भारत की स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग और भी ज्यादा मजबूत होगी और भारत इसको अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। पोर्ट के बाद न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया की रिक्वेस्ट के ऊपर भारत ने अपने प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु की एक ब्रांच इंडोनेशिया में खोलने की अनाउंसमेंट की है, जिससे इंडोनेशिया के स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और बिजनेस लीडर्स को मदद मिलेगी। IIM के साथ साथ एक IIT भी इंडोनेशिया में अपनी ब्रांच ओपन करेगा। इसके साथ ही PM मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि इंडोनेशिया के अंदर वीट सिक्योरिटी बनी रहे, वहां पर कभी भी गेहूं की शॉर्टेज फेस ना करनी पड़े, इसके लिए भारत खुद की टेक्नोलॉजी से डेवलप्ड वीट इंडोनेशिया को प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही भारत और इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड के बीच ज्वाइंट पेट्रोलिंग और साथ मिलकर काम करने का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो मलक्का स्ट्रेट से लेकर इंडियन ओशन में दोनों देशों की कोस्ट गार्ड को एक साथ मिलकर काम करने की इजाजत देता है। इसके साथ ही इंडोनेशिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा स्पेस, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मेडिकल प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल से संबंधित और भी कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर, और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में हजारों करोड़ों रुपीस का फ्रॉड कर जो नीरव मोदी ब्रिटेन के अंदर असाइलम लेने के लिए चले गया था, उसकी लास्ट अपील भी वहां पर रिजेक्ट हो गई है। दरअसल लंदन की जेल में बंद नीरव मोदी ने अपने आप को भारत डिपोर्ट होने से बचाने के लिए लास्ट ऑप्शन के तहत यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में अपनी आखिरी अपील डाली थी, जिसमें इसका कहना था कि भारत की जेल्स की हालत बिल्कुल खराब है और भारत की जेल्स में इसके ह्यूमन राइट वहां पर सेफ नहीं रहेंगे। ये दलील नीरव मोदी ने दी थी।
लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने नीरव मोदी की इस पिटीशन को खारिज कर दिया है, यानी रिजेक्ट कर दिया है, जिसके बाद अब नीरव मोदी के पास जितने भी लीगल ऑप्शंस बचे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। न्यूज आ रही है कि भारत की एजेंसीज ने यूके और यूरोप की कोर्ट को एक डिटेल्ड डिप्लोमेटिक एश्योरेंस दी है कि नीरव मोदी के साथ भारत के लॉ के मुताबिक ही व्यवहार होगा, उसके लीगल राइट्स पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए जाएंगे, उसके ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी और उसकी डिटेंशन और जेल के दौरान उसके ट्रायल को लेकर प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। और ये जो भारत की एजेंसीज ने अश्योरेंसेस दी थी, इसको यूके और यूरोपियन कोर्ट ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि नीरव मोदी के भारत आने के कितने % चांसेस हो गए हैं। तो लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीरव मोदी के भारत आने के चांसेस अब 99% हो गए हैं। ब्रिटेन की लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूरोपियन कोर्ट, हर जगह से नीरव मोदी की अपील्स रिजेक्ट हो चुकी हैं, जिसका मतलब है कि एटलीस्ट अब कोर्ट्स का सहारा लेकर वो इस केस को और लंबा नहीं खींच सकता है। अब बीच में बस एक तरह की फॉर्मेलिटी है, जो है पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सिर्फ यूके गवर्नमेंट और भारत की एजेंसीज जैसे कि सीबीआई और ईडी के बीच एडमिनिस्ट्रेटिव और कागजी फॉर्मेलिटी बाकी है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट इस केस को लेकर पहले ही भारत सरकार को सपोर्ट कर रही है। ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री पहले ही नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर्स के ऊपर साइन कर चुकी है, यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने अपनी तरफ से नीरव मोदी को भारत एक्स्ट्राडाइट करने के लिए परमिशन दे दी है। और अब कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज पेपर वर्क कंप्लीट कर जल्दी से ये प्रोसेस खत्म कर देंगी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अब ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। लीगल टर्म्स में तो पूरा रास्ता साफ हो गया है, बस कुछ छोटी मोटी चीजें कंप्लीट कर जिसमें लॉजिस्टिक्स, मेडिकल चेकअप और दोनों देशों की पुलिस के पेपर वर्क आते हैं, इसमें कुछ दिन या हफ्तों का समय लग सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार के बाद कोर्ट से भी रास्ता साफ हो गया है और अब बस टाइमिंग की बात है कि पेपर वर्क कितनी जल्दी कंप्लीट किया जाता है। नीरव मोदी के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपीस के स्कैम का आरोप है, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड्स में से एक माना जाता है। और ये साल 2018 में असाइलम लेने भारत से यूके भाग गया था। तब से भारत की सरकार इसको वापस लाने की कोशिश कर रही है और आज 8 सालों के बाद कहीं जाकर भारत को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालकर सस्पेंड करने के बावजूद भारत ने रामबन डिस्ट्रिक्ट में चिनाब नदी के ऊपर बने बगलियार डैम के 3 फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। न्यूज आ रही है कि जम्मू कश्मीर के कुछ अपर रीचेस में तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से चिनाब रिवर का वाटर लेवल काफी ज्यादा राइज कर गया था। कई बार पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद पानी के साथ मिट्टी, पत्थर और रेत भी आ जाते हैं, जो कि डैम के पीछे इकट्ठा होकर लगातार जमा होते रहते हैं। ज्यादा समय तक फ्लड गेट्स ना खोलने और पानी रोके रखने से स्लिट की मात्रा वहां पर ज्यादा हो जाती है और इससे डैम की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, जिसके चलते स्लिट रिमूव करने के लिए फ्लड गेट्स को खोलना ही पड़ता है। न्यूज आ रही है कि पिछले कल भारत ने बगलियार डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए हैं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में पानी अचानक से बॉर्डर पार पाकिस्तान चले गया है। अचानक पानी खोलने से डाउनस्ट्रीम यानी निचले इलाकों में अचानक फ्लड आने का खतरा होता है, जान माल का नुकसान होता है। इसलिए भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यानी कि मानवता के आधार के ऊपर पाकिस्तान को कांटेक्ट किया था और ये जानकारी दी कि बगलियार डैम से पानी रिलीज किया जा रहा है। वो लोकल अथॉरिटीज को अलर्ट कर प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लें। कई लोगों को लगेगा कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालकर सस्पेंड कर दिया है, फिर ये पानी छोड़कर क्या ही फायदा। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत अभी नए डैम्स बना रहा है। उनके बनने के बाद भारत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, हम और भी पानी रोक पाएंगे। अभी के डैम्स में जितना हो सके हम पानी रोक रहे हैं, लेकिन हर डैम की अपनी एक फिक्स्ड पानी रोकने की क्षमता होती है। अगर पीछे से आ रहा पानी लगातार बढ़ते जाए और गेट्स ना खोले जाएं, तो डैम के ऊपर से पानी बहने लगेगा, जिससे डैम के टूटने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। डैम के स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ समय के बाद एक्स्ट्रा पानी को निकालना ही पड़ता है। अब डिफरेंस ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालने से पहले पानी को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर छोड़ा जाता था और बकायदा पाकिस्तान को बताया जाता था कि कितना पानी छोड़ा गया है या कितना पानी छोड़ा जाएगा और कब तक छोड़ा जाएगा, यानी डैम में कितना पानी है और कितना छोड़ रहे हैं, ये सारी जानकारी पाकिस्तान को दी जाती थी। इसलिए पाकिस्तान उस पानी का फुल यूटिलाइजेशन करता था। लेकिन अब भारत कई हफ्तों तक पानी रोकने की कोशिश करता है और सेफ्टी और टेक्निकल पैरामीटर्स की असेसमेंट करने के बाद अचानक से एक दिन पानी को रिलीज कर पाकिस्तान को अलर्ट कर देता है, ताकि फ्लड्स के कारण वहां पर लोगों की जान ना जाए। हमारी तरफ से डेटा शेयर नहीं किया जाता है। एक साथ पानी आने से फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी उस पानी का उपयोग करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन बीच बीच में भारत को पानी तो रिलीज करना ही पड़ता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालने से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनेगा? क्या भारत सरकार की अप्रोच सही है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।